नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 11 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में किसका हाथ है, कितना नुकसान हुआ और दिल्ली की सरकार क्या बोल रही है, हमारे देश की मोदी सरकार क्या बोल रही है। और इस ब्लास्ट के ठीक कुछ देर पहले ही कहां पे 3000 किलोग्राम ब्लास्ट वाली चीज मिली है, कौन सी चीज है, क्या वो आरडीएक्स है या फिर कुछ और है, इसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही गाजा से भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने है, जिसे सीज फायर को लेके, और साथ ही हमास ने भी कुछ बड़ी चीजें बोली है। तो हमास ने क्या कुछ बोला है इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही लेबनान को दहलाने के लिए इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है लेबनान को, और लेबनान की सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही ईरान के क्या सूरत हाल है, ईरान में क्या फिर से जंग की तैयारी शुरू है, क्या इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान ने फिर से अपने मिसाइलों को बनाना शुरू कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही नेतन्याहू और ट्रंप के दामाद के बीच एक मीटिंग जेरूसलम में हुई है। इस मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बोला गया है इजराइल द्वारा, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे अहम, एज ए हिंदुस्तानी होने के नाते, एज ए भारतीय होने के नाते जो मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है, वो खबर दिल्ली से निकल के सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट देखने को मिला है। लाल किले के पास एक सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल है, वहां पे एक i20 कार खड़ी थी। शाम के 6:40 या 50 का ये वाकया था जब इस i20 कार में अचानक से पीछे से ब्लास्ट होता है। अब ये ब्लास्ट इतना तेज था कि ब्लास्ट के बाद आसपास की 4-6 गाड़ियों में आग लगती है, गाड़ियां पूरी जल के खाक हो जाती हैं। ब्लास्ट इतना तेज था कि इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से 4-6 गाड़ियां और ब्लास्ट हो जाती हैं। आसपास की जो रेलिंग लाइट लगी थी वो भी टूट जाती हैं। गाड़ियों का क्या हाल है आप एक बार पहले वीडियो में देखिए। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हटो भैया, बम ब्लास्ट हुआ है, भयंकर तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के ऊपर। बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय। साथ ही अब आप देखिए कि किस हिसाब से पुलिस और वहां पे फॉरेंसिक की टीमें, दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उसका भी वीडियो आप स्क्रीन पे पहले देख लीजिए। ये लाइव चांदनी चौक की लाइन ये लाल किला का ब्लास्ट हो रहा है।
इन तमाम वीडियो को देखने के बाद एक बात तो बहुत साफ है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट काफ़ी पावरफुल था। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था दोस्तों कि अब तक कम से कम 10 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गृह मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई, सेम चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने भी बोली, यानी अमित शाह ने भी बोली। इसके बाद जो लोग घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, मीटिंग हो चुकी है। लेकिन अब 2-3 सवाल निकल के सामने आते हैं। पहला सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या ये ब्लास्ट सीएनजी ब्लास्ट था या फिर जानबूझ के उस गाड़ी में कुछ रखा गया जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। पहला बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब ये ब्लास्ट हुआ और अगर कुछ रख के ब्लास्ट किया गया है तो हमारे देश की इंटेलिजेंस यूनिट को इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं थी। हमारे देश की सरकार क्या सो रही थी? क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, साथ ही गृह मंत्री भी बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बीजेपी की हैं। तो ऐसे हाल में जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? जो 8 लोग की मौत हो गई, 10 लोग की मौत हो गई, 40 के करीब लोग घायल हैं, ऐसे हाल में जवाब कौन देगा? अच्छा, अब कई जगह पे ये सुनने को आया है कि अभी तक ब्लास्ट की जो वजह है वो क्लियर नहीं है। सैंपल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ले लिया है। इस समय के जो सूरत हाल हैं, कम से कम 8 से 10 राज्यों को अलर्ट पे रखा गया, जैसे उत्तर प्रदेश अलर्ट पे इस टाइम, साथ ही गुजरात है, महाराष्ट्र है, मुंबई, और ऐसे ऐसे करके कम से कम 10 ऐसे राज्य हैं जो अलर्ट पे हैं। अलर्ट पे होने की वजह क्या है, अब आप वो जान लीजिए। वो लोग जो कयास लगा रहे हैं कि ये ब्लास्ट सीएनजी ब्लास्ट है, अब उनके लिए कुछ सबूत मैं उनके सामने रखता हूँ। दरअसल जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था और ऑपरेशन चलाने के पीछे वजह क्या थी वो आप जानिए। जम्मू की सड़कों पे, कश्मीर की सड़कों पे अचानक से किसी ने जैसे मोहम्मद की सपोर्ट में पोस्टर लगा दिए। आप सोच के देखिए कि इंटेलिजेंस यूनिट सो रही है। दिल्ली की बात आप छोड़िए, जम्मू और कश्मीर में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में पोस्टर लग गए। अब ये पोस्टर जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, फौरन जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो अंत में सीसीटीवी कैमरे में एक डॉक्टर की शक्ल कैद होती है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम में लोग मजहब अक्सर ढूंढ लेते हैं। अब जब डॉक्टर की तस्वीर कैद हुई तो डॉक्टर की तलाश की जाने लगी। अंत में डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो डॉक्टर के घर से AK-47, साथ ही कुछ और खतरनाक हथियार और साथ ही कुछ एक्सप्लोजिव चीज़ें जैसे अमोनियम नाइट्रेट मिला। अब डॉक्टर के घर पे जब ये चीज़ें मिली तो फिर डॉक्टर से पूछताछ शुरू हुई। जब डॉक्टर से पूछताछ शुरू हुई तो फिर पूछताछ के तार पहुंच जाते हरियाणा में, और हरियाणा में एक जगह लगती है फरीदाबाद, और इसी फरीदाबाद में एक गांव है धौंज गांव। पूछताछ के बाद जो जम्मू और कश्मीर की पुलिस है वो इसी फरीदाबाद के धौज गांव में आती है। आने के बाद वहां पे एक कमरे में दबिश डालती है और दबिश डालने के बाद वहां से 360 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद करती है। साथ ही बर्रेटा की 9mm पिस्टल बरामद करती है। साथ ही वहां पे कई सारी बैटरीज बरामद करती है और वो तमाम चीज़ें बरामद करती है जिससे बम बनाया जा सकता है। आप सोच के देखिए कि 360 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट हरियाणा के फरीदाबाद में आ जाता है। अब ये 360 किलोग्राम, ग्राम कहना गलत होगा, किलोग्राम, यानी 3 क्विंटल 60 किलो, इतना एक्सप्लोजिव वाली चीज हमारे देश में आ गई आराम से, और हमारे देश की इंटेलिजेंस यूनिट सो रही है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि लगभग 8 से 10 जगहों पे दबिश दी गई। एक तार तो लखनऊ में आके जुड़ा, लखनऊ की एक गाड़ी में AK-47 मिला। इन तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा किया गया तो अभी तक का जो आंकड़ा है कि लगभग 3000 किलोग्राम, 3000, कोई 300 ग्राम नहीं, 50 ग्राम नहीं, 3 किलो भी नहीं, 3 क्विंटल भी नहीं, 3000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक का नाम मुजम्मिल शकील है, शाहिन शाहिद है, साथ ही आदिल अहमद है, और ऐसे ऐसे करके कई सारे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके इनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि इतना एक्सप्लोजिव चीज़ RDX की तुलना में ये थोड़ा सा कम खतरनाक है, लेकिन अगर इसमें फ्यूल मिला दिया जाए तो ये RDX का भी बाप है। इतनी एक्सप्लोजिव चीज़ हमारे देश में धड़ल्ले से बढ़ती रही। जो सरकार कहती है कि 56 इंच का सीना है, ब्लास्ट नहीं हुआ आज तक। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, आज दिल्ली भी दहल गया। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये बम ब्लास्ट था या फिर CNG ब्लास्ट था, लेकिन जिस हिसाब से तस्वीरें, आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, कितना इंटेंस ब्लास्ट कब होगा।
क्या सीएनजी फटने से गाड़ियां ऐसे धुंध जल के एकदम पिघल जाएंगी? भाई मेरा तजुर्बा तो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो ऐसा है जो अभी तक छुपा हुआ है, जिसकी तलाश जारी है, और ये सच हम सबके सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ा सच ये निकल के सामने आना चाहिए कि हमारे देश में 3000 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट है वो कहाँ से आ गया। कैसे यूपी के सहारनपुर में कोई आतंकवादी गिरफ्तार होता है, कैसे गुजरात में 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, क्या वजह है कि ये लोग आके छुप गए? ये सवाल सरकार से पूछना हम सबका फर्ज है, और सरकार को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में आज केवल बीजेपी है। किसी और पार्टी की सरकार होती तो मोदी साहब छाती पीट के कहते कि उस पार्टी ने ही ब्लास्ट करवा दिया। आज दिल्ली में पूरा का पूरा बीजेपी है। खैर, इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उधर पाकिस्तान में भी इस समय अजीब व गरीब हाल है दोस्तों। पाकिस्तान की आर्मी में एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया जाना है। पार्लियामेंट में बाकायदा इसको लेके वोटिंग होनी है। और पोस्ट क्या है कि अब तीनों सेनाओं का जो कमांड है वो सीधा सीधा आसिम मुनीर के हाथ में होगा। अब सरकार का जो मन है, सरकार की जो मंशा है, वो मंशा यही है कि ये बिल पास हो जाए, आसिम मुनीर को राष्ट्रपति से ऊपर की पावर मिल जाए। लेकिन जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, इस चीज़ का लगातार विरोध कर रहा है। विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि एक नया पद किसी पार्टिकुलर शख्स के लिए अगर बनाया जाए तो कहीं ना कहीं उस देश के संविधान का ये खतरा ही है। आप सोचिए, अगर मोदी जी हों या फिर हमारे देश का कोई आर्मी चीफ हो, अपने लिए एक ऐसा पद बना ले जिसके बाद वो तानाशाह हो जाए, डिक्टेटर हो जाए, तो ऐसे हाल में उस देश के लिए खतरे वाली बात है। इस वजह से पाकिस्तान का जो अपोजिशन है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अपोजिशन का कोई खास मतलब है नहीं, इस वजह से ज़्यादा इस मामले पे आप ध्यान भी मत दीजिए। जो होना होगा वो हो जाएगा। खैर, अब चलते हैं गजा की खबरों की तरफ। और गजा में लगातार खबरों की बात करें तो 2 ही खबरें आपको मिलेंगी। पहली खबर ये कि इजराइल लगातार गजा के ऊपर हमले कर रहा। इजराइल लगातार गजा के ऊपर हमले कर रहा। और दूसरी खबर जो निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से, कि अब हमास ने एक बात बोली थी। हमास ने कहा था कि सीज फायर सही चल रहा है, लाशों को हम सौंप ही रहे हैं। इजराइल भी जो लाशें रखा था वो भी सौंप ही रहा है। अब जो राफा के अंदर अल कसम ब्रिगेड के फाइटर है, उनको रास्ता दिया जाए, वो निकल जाएं। और इस पे इजराइल ने साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, अपना हथियार नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही जिस सुरंग में वो लोग रह रहे हैं, राफा के अंदर इजराइल की आर्मी खोजबीन तो कर रही, लेकिन अल कसम ब्रिगेड का एक भी फाइटर नहीं पा रही। अब वो परेशान है कि भाई कौन सी ऐसी सुरंग है जिसको हम नहीं पा रहे हैं। तो इजराइल ने डिमांड रखी कि जब तक हमें सुरंग नहीं मिल जाएगी और जब तक उस सुरंग को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, हम किसी को जाने नहीं देंगे। और इधर अल कसम ने साफ तौर पे कहा कि भाई मरना कबूल है, झुकना नहीं। तो अब यहाँ पे फिर से बात आके अटक चुकी है। अल कसम का मन है कि लड़ते लड़ते मर जाओ, इजराइल का मन है कि हथियार छोड़ के चले जाएं, बाद में इनको हम मार भी दें और इनका जो स्थान है उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर दें। और यहीं पे फिर से कोलैप्सन जारी है। खैर, इधर एक और चीज़ हुई और ये चीज़ बड़ी अजीब हुई। कुशर, ये नाम जो लोग गजा की खबरें देखते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि कुशर जो है वो ट्रंप के दामाद हैं। ट्रंप के दामाद कुशर और नेतन्याहू के बीच एक मीटिंग होती है जेरूशलम में। और इस मीटिंग के जस्ट बाद कई सारी चीज़ें इजराइल की तरफ से बोली गई। पहला तो नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि हमारा जो मकसद है उस मकसद को हम पूरा करके रहेंगे, भले ही सीज फायर हो, भले ही सीज फायर ना हो, जंग चलती रहे, जंग खत्म हो जाए, हमको बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। यानी इनका इरादा बड़ा साफ है कि हमें हमास को ख़त्म करना है। और कुशर से मीटिंग अगर हो रही है तो यहाँ पे सवाल एक और आता है। देखिए, कुशर को गाज़ा की ज़मीन चाहिए, ये हम सभी जानते हैं, आपने अक्सर सुना भी होगा कि ट्रंप गाज़ा की ज़मीन को अपने दामाद को गिफ्ट करना चाहते हैं। तो कुशर जो है वो इस समय नेतन्याहू से मिल भी रहे हैं। उसके बाद नेतन्याहू की भाषा भी बदली जा रही है। इस वजह से मतलब बड़ा साफ है कि गाज़ा में सीज फायर अब चंद दिनों का ही मेहमान है। और इसी बात को अब हुतीस ग्रुप ने भी भाप लिया है। और हुतीस ग्रुप के प्रवक्ता इस समय जो यूसुफ हसन अल मदनी हैं, इन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि अगर गजा के अंदर जंगबंदी को ख़त्म करके इजराइल ने हमला किया तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। हम लगातार इतनी मिसाइलें मारेंगे कि इजराइल उन मिसाइलों को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इधर न्यूयॉर्क टाइम ने भी एक रिपोर्ट दिखाई जिसके बाद इजराइल अंदर से हिल गया है। दोस्तों, क्या दिखाया हुआ आप जानो। न्यूयॉर्क टाइम में ये रिपोर्ट निकल के सामने आई कि ईरान लगातार अपनी मिसाइलों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है।
साथ ही ईरान ने अपने लॉन्चर को, जिस चीज़ से ईरान लॉन्च करता है मिसाइलों को, उनको इतना अट्रैक्टिव और इतना एग्रेसिव बना रहा है और साथ ही इतना इफिशिएंट बना रहा है कि जून में जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने 500 मिसाइल, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 500 मिसाइल एक साथ दागी थी। कई सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई, लेकिन जब 500 मिसाइलें आ रही हैं तो 2-4-10 तो गिर ही जाएंगी। आप कितना भी इंटरसेप्ट कर लो, 2-4-10 गिरेंगी, और 2-4-10 भी अगर गिर गए तो गांव के गांव तबाह। अब आप समझिए, अब ईरान ने क्या किया है। ईरान ने इस बार अपना ऐसा लॉन्चर बनाया है कि जो एक साथ 2000 मिसाइलों को फायर कर सकता है, और 2000 मिसाइलों में से आप मान के चलिए कि 1500 मिसाइल अगर इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दी और 500 भी गिर गया, तो 500 मिसाइल को इंटरसेप्ट अगर नहीं किया इजराइल ने तो आधा इजराइल तबाह हो जाएगा। और इसी वजह से इजराइल के अंदर इस समय डर का माहौल है और इजराइल ईरान को डराने की हर संभव कोशिश भी कर रहा। जैसे लेबनान के ऊपर इजराइल लगातार अटैक कर रहा, हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए। क्यों? ताकि ईरान को लगे कि भाई इजराइल बड़ा मजबूत है, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि ईरान के ऊपर नवंबर में कम से कम इतनी बार हमला हुआ कि 1500 से ज़्यादा मिसाइलें फायर की गई हैं और 15 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 15 से ज़्यादा। अब सुनने में आंकड़ा, चूंकि गजा की खबरें आप हज़ारों की तादाद में मरने वालों की सुनते हैं, तो 15 लोग आपके लिए अब छोटी रकम लगेगी, छोटी तादाद लगेगी, लेकिन यकीन मानिए ये 15 भी आने वाले टाइम में काफ़ी इंटेंस लेवल का रोल अदा करेंगे, क्योंकि लेबनान के अंदर इसमें उबाल है। लेबनान भी पलटवार करने की पूरी तैयारी में है, पूरी फिराक में है। इधर हुतीस ने भी साफ कह दिया कि गजा के अंदर अगर सीज फायर ब्रेक हुआ तो एनीहाउ हम मारेंगे जरूर, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई नाराज रहे। दूसरी तरफ अल-कसम ब्रिगेड ने भी साफ तौर पे कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे, इजराइल से जो बन पड़ता है कर ले, इजराइल जो हमारा उखाड़ सकता है उगाड़ ले। और इधर ईरान ने एक साथ 2000 मिसाइलें दागने का दावा कर दिया। तो अब मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन बद से बदतर होंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल की मुसीबतें लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं वो ट्रायल को भी फेस करने वाले हैं, करप्शन के, बाकी और चीज़ों के ट्रायल भी इनके ऊपर होने वाले हैं। और अगर ट्रायल में भी ये फंस गए तो भी सिचुएशन इनके लिए खराब है। तो चाहे इस तरफ से आप देखें चाहे इस तरफ से आप देखें, सिचुएशन बद से बदतर है। खैर, ये तमाम खबरें गजा की हैं। अब एक बार फिर से भारत की खबरों पे आता हूँ। अलग अलग न्यूज़ चैनल ये दावा कर रहे हैं मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही। लास्ट जो वेरीफाइड सोर्स आज तक से निकल के सामने है उसमें 10 या 11 लोगों के मरने की खबर है, और कयास लगाया जा रहा है कि मरने वालों की जो तादाद है बढ़ती चली जाएगी। और अगर ऐसा सच में हुआ तो ये हमारे देश के लिए एक बड़े गहरे सदमे की तरह है। जो लोग गए हैं अपने घर को छोड़ के वहाँ पे कमाने के लिए, और न्यूज़ में अभी भी देख रहा हूँ कि दावा किया जा रहा है कि जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ उस कार में भी 3 लोग बैठे थे, और जो अभी तक रिपोर्ट निकल के सामने उसके हिसाब से कोई छर्रा नहीं लगा है, साथ ही ज़्यादा कुछ जला वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बन रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे विजुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं जहाँ पे ये कन्फर्म है कि CNG फटने से तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती। खैर, क्या सच है क्या झूठ है आने वाले चंद वीडियो में आपको ज़रूर पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को आप डेली देखा कीजिए। हम बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने खबरें लाते हैं, हमारी कोई बड़ी टीम नहीं है, हम हैं, हमारा एक एडिटर है, साथ में काम करने वाले 1-2 लोग और हैं। बड़ी मेहनत के साथ हम चैनल चलाते हैं। आए दिन हमको धमकियाँ भी मिलती, फिर भी हम मेहनत करते हैं। कई बार कहा जाता है कि भाई तू मुसलमानों के पक्ष में क्यों बात करता है, तू हिंदू नहीं है क्या? अब क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।